हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से, जैसे कि आप सबको पता होगा, हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जो कि आपका कक्षा 10वीं का रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ठीक है। तो उसको शुरू कर चुके हैं और इसका हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2, ये जो है आपका पार्ट 3 होगा, ये आपका होगा पार्ट 3, ठीक है। और जैसे आप सबको पता होगा, ये चैप्टर जो है आपका पहला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग 9 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं और रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देखते हैं, जो कि आपके 10th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। आपको हम पहले भी बताए थे कि 6 से लेकर के 12 नंबर तक का प्रश्न जो है आपको, यानी कि 6 से 12 अंक का प्रश्न जो है इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखे होंगे, आप लोग इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जाकर के पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो रासायनिक समीकरण का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया था कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग जिस संकेतों के द्वारा, क्या कहता है, जिस सूत्रों के द्वारा, जिस संकेतों के द्वारा सूचित करते हैं, इंगित करते हैं, वो जो है रासायनिक समीकरण कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर Na+Cl2 है, तो NaCl ये आपका क्या है, रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो यही जो है रासायनिक संकेत और रासायनिक सूत्र ही कहलाएगा आपका रासायनिक समीकरण। और ये 2 प्रकार के होते थे, संतुलित असंतुलित। तो आप लोग पार्ट 1 में देख लीजिएगा, अच्छे से सारा चीज आपको अच्छे से बताए हैं। अच्छा, हम लोग जो है दूसरा वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में रासायनिक अभिक्रिया और उसके 9 प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जहां पर हम लोग संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके थे। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो आप लोग को बता चुके थे कि 2 या 2 से अधिक कोई भी जो है परमाणु या अणु मिलकर के एक बड़ा परमाणु का निर्माण करता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु या अणु मिलकर के एक बड़ा परमाणु या अणु का निर्माण करता है, वो कहलाता है संयोजन। यानी कि यहाँ पर सिंपली जुड़ने का काम होता है ना। एक जैसे ये मिल गया, ये मिल गया, ये दोनों मिलकर के कुछ और बना दिया, तो यहाँ पर जुड़ने का काम होता है। वियोजन में क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है। यहाँ पर क्या होता है वियोजन में कि एक कोई बड़ा गोला है जो कि टूट करके छोटा छोटा भाग में बढ़ जाता है। तो संयोजन में छोटा छोटा भाग मिलकर के बड़ा बनता है और वियोजन में बड़ा गोला जो है वो टूट करके छोटे छोटे भाग में टूट जाता है। उसके बाद हम लोग वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे। आपको बताए थे कि जैसे ही Na+NaCl को हम लोग अगर किसी वाटर से या फिर कोई एक्वस है, जैसे कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसका मतलब कि विलयन है, ठीक है। यानी कि सिंपली आप समझिए कि कोई शरबत बना हुआ है H2SO4 का, वहां पर हम लोग NaCl को दिए और उनके बाद वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए, यानी कि वहां पर विद्युत प्रवाहित किए यानी कि प्रोवाइड किए, ठीक है। तो फिर क्या हो गया कि ये जो NaCl है वो टूट गया Na+Cl- में, ठीक है। और Na+ कहां पर गया, तो Na+ जो है वो आपका गया कैथोड में और जो आपका Cl- है वो गया एनोड में, ठीक है। एनोड जो है वो प्लस होता है, कैथोड जो है माइनस होता है। आपको अच्छे से पार्ट 2 में समझाए हैं, डिटेल में जरूर देख लीजिएगा। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके थे। विस्थापन में क्या होता है, तो कोई बड़ा परमाणु होता है, यौगिक का कोई बड़ा परमाणु होता है जो कि छोटे परमाणु को, अपने से कम ताकतवर परमाणु को हटा देता है और उसका स्थान जाकर के ग्रहण कर लेता है। यानी कि किसी को हटा करके उसका जमीन में कब्जा कर लेना, ये आपका विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है। और यही काम जब एक करता है तो उसको विस्थापन बोलेंगे, एकल विस्थापन। वहीं अगर 2 या 2 से अधिक आदमी मिलकर के, यानी कि 2 या 2 से अधिक अणु परमाणु मिलकर के या कोई यौगिक मिलकर के अगर ये काम करे तो उसको द्विवीय विस्थापन बोलेंगे। आपको अच्छे से समझा दिए हैं, आप देख लीजिएगा। फिर अगला था प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बहुत अच्छे से समझाए थे कि कोई भी जो अभिक्रिया होती है अगर वो प्रकाश की उपस्थिति में हो, यानी कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी अभिक्रिया हो, वो आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी कलम निकाल करके बैठिए, आप लोग का फटाफट हो सकता है रिवीजन हो गया, ठीक है। अब कॉपी कलम निकाल करके बैठिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जो आपको बताएंगे उसको नोट करते हुए चलिए, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 3 है, यानी कि ये तीसरा वीडियो है। चलिए, तो आज का टॉपिक है उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन। अब उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया का नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये उदासीनीकरण होता है, यानी कि यहाँ पर जो है उदासीन वाला मामला होता है। तो इसका डेफिनेशन जो है आप लोग खुद दे सकते हैं, क्योंकि आपको हम बहुत ज्यादा पढ़ा चुके हैं। जैसे सिंपली आपको ये दिमाग लगाना है कि कोई भी 2 परमाणु या अणु जब मिलता है तो वो जो है उदासीन अगर बनाता है, कोई भी अभिक्रिया अगर उदासीन बन जाता है तो उसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपका नमक है, तो नमक क्या है, तो Na+Cl- यानी कि वहां पर प्लस और माइनस दोनों है। तो आप लोग बताइए, जब प्लस और माइनस मिल जाता है तो वो बन जाता है न्यूट्रल, यानी कि वो बन जाता है उदासीन, ठीक है। समझ में आ गया। रिएक्शन देखेंगे, पहले डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन।
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो परमाणु मिलकर के या फिर दो परमाणु या दो अणु मिलकर के एक उदासीन परमाणु का निर्माण करता है, जिसे हम लोग उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो दो परमाणु मिलकर के एक उदासीन अगर परमाणु का निर्माण करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि HCl ये आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH। NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम लोग अम्ल और क्षार वाला चैप्टर पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विज्ञान का, मतलब कि केमिस्ट्री का, तो वहां पर हम लोग ये क्षार क्या होता है, अम्ल क्या होता है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये जैसे सिंपली आप ये अभी समझिए कि HCl जो है वो आपका अम्ल है और NaOH जो है ये आपका क्षार है। क्या है, HCl जो है ये आपका अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NaOH जो है ये आपका क्षार है, जिसको हम लोग भस्म भी बोलते हैं, भस्म। तो NaOH जिसका नाम पूरा नाम क्या होगा, तो सोडियम, Na का मतलब सोडियम और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, तो ये क्षार और अम्ल मिलकर के बनाएगा NaCl, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं नमक, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो नमक का जो सूत्र होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। तो आज से आप लोग नमक को साल्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलिएगा, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि मतलब कि NaCl, नमक को हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो जब भी अम्ल और क्षार मतलब कि मिलता है तो अम्ल आपका हो गया और क्षार हो गया, ये दोनों मिलकर के एक उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया बनाता है जिसको बोलते हैं NaCl, और ये छोड़ता है क्या है, तो H2O छोड़ता है, यानी कि जल छोड़ता है। ठीक है, तो उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया कि दो परमाणु मिलकर के एक उदासीन परमाणु का निर्माण करे, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाता है। अगला है अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के उपरांत यानी कि अभिक्रिया के बाद पेंदी में दही जैसा अवक्षेप जमा हो जाता है, जिसे हम लोग अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपली कहने का मतलब है कि जैसे अभी हम लोग कभी अगर कोई भारी सा सामान को जब हम लोग छाकते हैं, जैसे मान लेते हैं गिट्टी है, ठीक है, तो गिट्टी को हम लोग पानी में जो है धोएंगे, साफ करेंगे, तो जो गंदगी ज़्यादातर होता है वो ऊपर उड़ जाता है, लेकिन जो गिट्टी होता है क्योंकि वो भारी होता है तो वो नीचे पेंदी में जमा हो जाता है। यानी कि एक मटका का बर्तन होता है, तो मटका का बर्तन का जो निचला वाला भाग है, जो तल्ली जिसको बोलते हैं, तल जिसको बोलते हैं, तो उसी को हम लोग पेंदी कहते हैं। पेंदी जो नीचे वाला भाग होता है, मटका ऐसे होता, ऐसे आपका मटका हुआ, तो जो नीचे वाला भाग है, सबसे नीचे वाला, ठीक है, तो पेंदी में जाकर के कुछ जमा हो जाता है, अवक्षेप जमा हो जाता है, उसी को हम लोग यानी कि ऐसे मतलब कि कोई भी अभिक्रिया में अगर नीचे में कोई चीज़ जमा हो जाए तो ये आपका अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। तो यहीं पर यहाँ पर है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद बीकर के पेंदी में याद रखिएगा, अभिक्रिया के उपरांत का मतलब हुआ अभिक्रिया के बाद बीकर के पेंदी में दही जैसा अवक्षेप जमा हो जाता है, जिसे हम लोग अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। आगे देखिएगा एग्जाम्पल इसका, तो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड, NaNO3 ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, नाम सब जो आपको बोलते हैं ना, तो या तो आप कॉपी में जो नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, या फिर आप लोग नहीं भी नोट करेंगे तो बार बार बोलने से याद हो जाएगा, लेकिन नोट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिल्वर क्लोराइड, और ये आपका NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो जब भी ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो AgNO3 बनाता है, और NaCl जो है ये आपका अवक्षेप बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को सारी बातें। तो अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया भी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा कि सिंपली आपको समझना है कि वही जो कि कोई भी बर्तन होता है ना, तो उसके जो तल्ली होता है, जो तल होता है, तो वहीं पे कुछ जमा हो जाता है, अवक्षेप जमा हो जाता है ना। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि जब भी सिल्वर क्लोराइड, AgCl का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड, NONA3 का मतलब होता है, आपको बता देते हैं, आपको याद भी रखना, सोडियम नाइट्रेट है ना, सोडियम नाइट्रेट आपको याद रखना है, सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट जो है ये होता है NaNO3 का, सोडियम बाई नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो जब ये दोनों रिएक्शन करता है तब बनाता है AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट बनाता है, साथ ही साथ NaCl बनाता है। NaCl का मतलब होता है नमक, यानी कि SaLt साल्ट, और साल्ट जो है वो बीकर के पेंदी में यानी कि नीचे में, ये जैसे कि बर्तन है, ठीक है, ये जैसे कि आपका बर्तन है, तो इस पेंदी में नीचे में जो है ये साल्ट जमा हो जाता है, इसी को बोलते हैं अवक्षेप। ठीक है, दो वर्ड आता है, एक है कॉन्क्रीट जिसको बोलते हैं सांद्र, एक है डाइल्यूट जिसको बोलते हैं तनु। तो डाइल्यूट तनु, तनु का मतलब ये तनु चैनल का नाम है, तनु क्लासेस, लेकिन तनु का मतलब आपको यहाँ पर देखना, तनु मतलब जो डाइल्यूट होता है, छोटा सा मात्रा होता है, सांद्र कॉन्क्रीट होता है। ठीक है, आगे अभी आपको दोनों का मतलब समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको उदासीनीकरण का मतलब समझ में आ गया, उनके बाद अवक्षेपण का मतलब समझ में आ गया।
एक लास्ट रिएक्शन बच गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में आपका ये दिया हुआ रहता है, ये वीवीआई है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीकरण तथा अवकरण रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को कहते हैं कि कॉपी कलम निकाल करके नोट जरूर कीजिएगा दोस्त, तभी आपको जो है मजा आएगा, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोगों का काम है तोड़ना और छोड़ना भी नहीं है, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अभी हम और आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सोच रहा होगा कि ये नहीं पढ़ रहा होगा, तब जब सफलता होगी, जब हम लोगों का रिजल्ट आएगा, तब उनको पता चलेगा कि क्या है सफलता, है ना। तो अब देखिए, मेहनत जब खामोशी से करना तो अच्छे से करिए, बहुत मेहनत करिए, ठीक है। तो ऑक्सीकरण तथा अवकरण रासायनिक अभिक्रिया जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकरण का मतलब होता है वही ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, और अवकरण का मतलब होता है, देखिए ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, और अवकरण मतलब उसका उल्टा यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना। और ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, तो अवकरण का मतलब हाइड्रोजन का हटना, और ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, और अवकरण में उल्टा हो जाता है। अवकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है, ठीक है। अब देखिए आगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जोड़ना या इलेक्ट्रॉन का जोड़ना या ऋणायन का जोड़ना या प्रोटॉन का हटना या हाइड्रोजन का हटना या धनायन का हटना। यहाँ पर 3 वर्ड है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक ही बताया, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। तो आप हो सके तो इतना छोटा में भी आंसर दे सकते हैं, 100% आपका सही होगा और आपको नंबर भी मिलेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ, ताकि आपको आगे अगर कोई भी इस तरह का टॉपिक आए तो आपको दिक्कत ना हो, कंफ्यूज आप ना हो, ठीक है। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना। तो अभी हमने बताया कि अगर ऑक्सीजन का जुड़ेगा, यानी कि जब O2 अगर कोई पदार्थ में जुड़ेगा तो वो ऑक्सीकरण कहलाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे कि कोई लोहा है तो लोहा में ऑक्सीजन के कारण जंग लग जाता है, तो ये क्या है, ऑक्सीकरण है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक और में भी अगर इलेक्ट्रॉन भी जुड़ेगा तो भी आपका वो जो है ऑक्सीकरण होगा, अगर ऋणायन जुड़ेगा तो भी आपका ऑक्सीकरण होगा। अब आप लोग बताइए, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है। इलेक्ट्रॉन, जैसे आप लोग सुने होंगे, इलेक्ट्रॉन को हम लोग E- कहते हैं और प्रोटॉन को P+ कहते हैं, है ना, प्रोटॉन P+। तो प्रोटॉन जो है वो आपका पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका निगेटिव होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव। निगेटिव का मतलब ऋणायन, निगेटिव का मतलब ऋणायन, निगेटिव का मतलब ऋणायन। O2 जो है वो आपका किस में होता है, O2-, O2+ में नहीं होगा, O2-, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो जब चार्ज के रूप में होता है तो वो माइनस में होता है। तो आपको सिंपल याद रखना है, जो माइनस वाला जुड़ता है तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। अब जैसे ऑक्सीजन है तो वो भी आपका माइनस में है, O2-, यानी कि ऑक्सीजन भी माइनस में हुआ। उसी तरीके से जो ऋणायन है, तो ऋणायन जो है, सिंपली आपको ऋणायन को इस तरीके से समझना है कि वो इलेक्ट्रॉन, जैसे सबसे पहले ऑक्सीजन जोड़ना तो O2- में होता है ऑक्सीजन, ठीक है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन E-, इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, और माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणायन बोलते हैं, माइनस को ऋणायन, ठीक है, और प्लस को धनायन। तो ऋणायन का जुड़ना, अब ऋणायन में आपका ऑक्सीजन भी आ जाता है, आपका इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऋणायन का जुड़ना, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण कहलाएगा, ठीक। आगे, अवकरण का हटना, कहने का मतलब है हाइड्रोजन का हटना। अब हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन जो है हटेगा, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है। अब हाइड्रोजन क्या होता है, तो हाइड्रोजन जो है वो होता है H+। हाइड्रोजन क्या होता है, वो होता है H+। प्लस का मतलब होता है धनायन, प्लस का मतलब होता है धनायन, और इसी को हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं, प्रोटॉन, याद रखिएगा, प्रोटॉन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मतलब होता है H+, उसको लिखते हैं, और H+ का मतलब होता है हाइड्रोजन, क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है प्लस आ गया, तो प्लस का मतलब हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब हो जाता है प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो आपका होता है हमेशा प्लस में, ठीक है। और प्रोटॉन को ही हम लोग हिंदी में जो होते हैं उसको पॉजिटिव को ही, यानी कि ये पॉजिटिव जो है इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं धनायन, क्या कहते हैं, धनायन। तो याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन में रहेगा कि सिंपली आपको यहाँ पर समझाते हैं। जैसे एक रहेगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है, एक आपका रहेगा ऑक्सीजन जिसको लिखते हैं O2, और एक रहेगा हाइड्रोजन जिसको लिखते हैं H2। अब H2 जो है वो प्लस में होता है, O2 जो है वो माइनस में होता है। अब माइनस का मतलब होता है निगेटिव, निगेटिव का मतलब होता है ऋणायन, ठीक है। और उसी तरीके से ये होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है धनायन, ठीक है। उनके बाद ऋणायन के बाद उसमें क्या होता है, सिंपली आपको समझना है, ऋणायन किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। ऋणायन किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऋणायन जो है वो हम लोग इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। उसी तरीके से ये जो है प्रोटॉन को बोलते हैं, ठीक है, प्रोटॉन। तो ये आपका H2 जो है वो धनायन होता है, और धनायन जो है वो आपका प्रोटॉन होता है, और ऑक्सीजन जो है वो ऋणायन होता है, और ऋणायन जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है।
तो कहने का मतलब है कोई भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा या ऋणायन जुड़ेगा या इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तो ये आपका तीनों एक ही चीज है ना, ऑक्सीजन, ऋणायन या इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से ये जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण कहलाएगा, लेकिन ये हटेगा तो भी ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो हाइड्रोजन का हटना या फिर H+ होता है तो प्लस का मतलब धनायन, धनायन का मतलब पॉजिटिव, इसका हटना, और पॉजिटिव जो है वो प्रोटॉन होता है तो इसका हटना। तो ये तीनों का हटना और ये तीनों का जुड़ना, ये कहलाएगा ऑक्सीकरण। और अगर अपकरण आ जाए, यानी कि अपकरण आ जाए, अगर अपकरण, तो अपकरण में उल्टा होता है। अपकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, धनायन का जुड़ना, प्रोटॉन का जुड़ना, और ऑक्सीकरण का हटना यानी कि ऑक्सीजन का हटना, यानी कि ऋणायन का हटना, यानी कि इलेक्ट्रॉन का हटना। तो अपकरण में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, अपकरण में जो है बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन यही है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या ऋणायन का जुड़ना या प्रोटॉन का हटना या हाइड्रोजन का हटना या धनायन का हटना, ये जो है आपका ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तथा किसी पदार्थ से या यौगिक से ऑक्सीजन का हटना या ऋणायन का हटना या इलेक्ट्रॉन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना या धनायन का जुड़ना या प्रोटॉन का जुड़ना, देखिए हाइड्रोजन का जुड़ना, धनायन का जुड़ना, प्रोटॉन का जुड़ना, ये आपका अपकरण में आ जाएगा, और ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ऋणायन का जुड़ना, ये आपका ऑक्सीकरण में आ जाएगा। तो बिल्कुल ऑपोजिट में है। एग्जाम्पल आप एक याद रखिएगा, अच्छा होगा। और देखिए अपकरण और ऑक्सीकरण जो है अक्सर आपको पूछा जाता है, लगभग हर बार पूछा जाता है ऑक्सीकरण अपकरण। याद रखिएगा, ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा, और अपकरण में हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीकरण हटेगा। अब ऑक्सीजन क्योंकि O2 माइनस में होता है, माइनस मतलब ऋणायन, ऋणायन मतलब इलेक्ट्रॉन, उसी तरीके से हाइड्रोजन प्लस में होता है, प्लस का मतलब धनायन, धनायन का मतलब प्रोटॉन। याद रहेगा डेफिनेशन, समझ में भी आपको हमको लगता है आ गया होगा। एग्जांपल देख लीजिए, जिंक H2SO4 जब जुड़ता है तो बनाता है ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर जो है जिंक क्योंकि H2 से ज्यादा सक्रियता है तो ये जो है आपका हाइड्रोजन को हटा दिया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया ऑक्सीकरण और अपकरण रासायनिक अभिक्रियाएं। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑक्सीकारक अवकारक, है ना। ऑक्सीकरण और अपकरण अगर आप समझ गए हैं तो ये जो आपका ऑक्सीकारक है और जो आपका अवकारक है, ये दोनों को आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए ऑक्सीकारक जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या कहते हैं, हेडिंग दीजिए आप लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए वह मूलक जो ऑक्सीकरण की क्रिया को संपन्न करता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। सिंपल, वह मूलक जो कि ऑक्सीकरण की क्रिया को, क्योंकि दो कारक है, एक अवकरण होता है, एक ऑक्सीकरण होता है, तो जो ऑक्सीकरण का जो प्रोसेस होता है, जो ऑक्सीकरण का प्रोसेस को करता है, संपन्न करता है, यानी कि उस काम को कोई ना कोई करवाता है, वो आपका ऑक्सीकारक हो जाएगा। मान लेते हैं कोई काम हो रहा है, ठीक है, और कोई काम जैसे आप पढ़ रहे हैं, अब हम आपका देखभाल कर रहे हैं तो हम क्या हो गए, ऑक्सीकारक हो गए। आप पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन हम आपका देखभाल कर रहे हैं, तो वैसे ही आप समझिए कि ऑक्सीकरण की क्रिया तो होती है, लेकिन इसको कराने वाला कौन होता है, संपन्न कराने वाला जो है उसी को मतलब कि उसी को कहा जाता है ऑक्सीकारक। ठीक है, जैसे कि O2 प्लस H2 यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब जुड़ता है तब बनता है जल, जिसको बोलते हैं पानी, जिसको बोलते हैं H2O, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कराता है, ऑक्सीजन जो है वो क्या कराता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कराता है। सिंपली कहने का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कराया, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ पर ऑक्सीकारक कौन हुआ, तो ऑक्सीकारक हुआ आपका ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीकारक कहेंगे। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, याद रखिएगा, इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीकारक कहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा तो ये कौन करवाया, ये करवाया ऑक्सीजन। ये कौन करवाया, ऑक्सीजन, है ना। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ये हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जुड़ना, ये प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा, ये इसको यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, सिंपली याद रखिए, कोई पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको ऑक्सीकरण कहेंगे, यहां तक याद रहेगा। अब क्योंकि ऑक्सीकरण जुड़ा, अब क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा, तो ऑक्सीजन जो जुड़ा ना, तो उस ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीकारक कहेंगे। सिंपली जो कि ऑक्सीकरण की क्रिया क्या ऑक्सीजन के बिना संभव है, बिल्कुल नहीं है। ऑक्सीजन जुड़ेगा तभी ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होगा, तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीकारक कहेंगे, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, यानी कि उसके बिना ऑक्सीकरण की क्रिया जो है वो कभी भी पूरा नहीं होगी। ठीक है, अब आगे है अवकारक। तो अवकारक का मतलब वह मूलक जो कि अवकरण अभिक्रिया को संपादित करती है उसे अवकारक कहते हैं। जैसे Na+Cl2, तो NaCl हो गया, है ना। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो Na जो है वो आपका प्लस में है, Cl2 जो है वो आपका माइनस में है। अब हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का, अच्छा अवकारक है, अवकारक में उल्टा होता है,
यानी कि सिंपली समझिए कि वहाँ पर या तो धनायन जुड़ेगा या हाइड्रोजन जुड़ेगा या एक और हमने आपको बताया कि प्रोटॉन जुड़ेगा, और उसका उल्टा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हटेगा, ऑक्सीजन हटेगा, और एक हमने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, और एक बताया था रेनायन, तो ये तीनों हटेगा। तो कहने का मतलब है कि Cl- कोई पदार्थ है, और Cl- में जब कोई भी धनायन जुड़ जाएगा या फिर कोई भी वहां पर प्रोटॉन जुड़ जाएगा या फिर कोई भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो वो अवकरण की क्रिया वहां पर होगी, अवकरण की क्रिया होगी। तो यहाँ पर अगर आप इस रिएक्शन में देखिएगा तो Cl2- जो है ये कोई पदार्थ है, Cl2- क्या है, कोई पदार्थ है। यहाँ पर कौन जुड़ा है, तो यहाँ पर जुड़ा है Na+। अब ये Na+ क्या है, तो Na+ जो है वो आपका धनायन है। हमने क्या कहा, धनायन, यानी कि ये क्या है, प्रोटॉन है। ये क्या है, प्रोटॉन है, ये धनायन है। तो इसका मतलब ये जो है अवकरण की क्रिया यहाँ पर हो रहा है। कैसे पता चला, तो क्योंकि Cl2 के साथ Na+ जुड़ा, और Na+ क्योंकि वो धनायन है, और हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई धनायन जुड़ता है तो वो कहलाता है अवकरण, और अगर वही ऋणायन जुड़ता है तो वो कहलाता है ऑक्सीकरण। तो क्योंकि यहाँ पर धनायन जुड़ा है इसीलिए हम लोग इसको अवकरण की अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, अब आगे देखिए, अब अवकारक किसे कहेंगे, तो क्योंकि अगर ये धनायन नहीं जुड़ता तो कभी भी अवकरण की अभिक्रिया नहीं होती। तो इसका मतलब है कि ये जो धनायन जुड़ा यानी कि जो Na+ जुड़ा, यानी कि ये जो सोडियम जुड़ा, तो इसी की वजह से अवकरण की अभिक्रिया हुई, इसीलिए हम लोग Na+ को ही कहेंगे अवकारक। ठीक है, तो जो जुड़ता है ना, सिंपली जो जुड़ता है, धनायन जुड़ता है, प्रोटॉन जुड़ता है, और कौन जुड़ता है, पॉजिटिव धनायन, प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन जुड़ता है, तो ये तीनों को हम लोग अवकारक कहेंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, रेनायन जुड़ता है, तो ये तीनों में कोई भी कैटेगरी आ जाएगा तो ये तीनों को हम लोग कहेंगे ऑक्सीकारक। ठीक, अब एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ सोडियम अवकरण क्रिया को संपादित करती है, इसीलिए हम लोग इसीलिए जो है सोडियम क्या होगा, अवकारक होगा। तो आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए, 100% ऑक्सीकारक और अवकारक समझ में आ जाएगा। यानी कि सिंपली समझना है कि जिसके वजह से ये काम हो रहा है। अगर ऑक्सीजन नहीं जुड़ता तो आप बताइए क्या ऑक्सीकरण की क्रिया होता, कभी नहीं होता। अगर यहाँ पर Na+ नहीं जुड़ता, यानी कि हाइड्रोजन नहीं जुड़ता, यानी कि ये धनायन नहीं जुड़ता, Na+ क्या है, Na+ आ गया तो मतलब समझिए धनायन, माइनस आ गया तो समझिए ऋणायन। तो अगर धनायन नहीं जुड़ता तो क्या अवकरण की क्रिया होती, बिल्कुल नहीं होती। तो इसका मतलब है कि धनायन जुड़ा इसलिए अवकरण की क्रिया हुई, और इसीलिए उस धनायन को हम लोग अवकारक कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अगला टॉपिक आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिर से। ठीक है, वो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गई हो तो आगे हम लोग देखेंगे हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में जो ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो क्या क्या होता है। यानी कि सिंपली हम लोग समझेंगे कि ऑक्सीजन की वजह से हम लोगों को क्या क्या फायदा होता है। तो जैसे आग जलता है, तो क्या आग बिना हवा का जलने मतलब कि बिना हवा का आग कभी जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा। आग को जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। आप कभी कभी देखेंगे चूल्हा, अगर जो लोग जानते होंगे, गांव से बिलोंग करते होंगे, तो चूल्हा में कभी अगर आग नहीं लगता है तो वहां पर हम लोग फूंक देते हैं, ऐसे करके वहां पर हवा देते हैं। इससे क्या होता है, जब हवा पड़ती है तो और आग जलता है। जैसे कोयला है, कोयला में देखेंगे आप कभी कभी पंखा लगाया जाता है वहां पर, क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वहां पर जितना हवा लगेगी वो उतना जलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जरूरी है जलने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से भोजन पचने के लिए भी ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। उसी तरीके से जो जंग लगता है लोहा में, मैंने कहा ना लोहा में जो जंग लगता है उसका रिएक्शन क्या होता है, तो Fe+O2 है ना, और ये बनाता है Fe2O3। Fe2O3 जो है ये क्या है, जंग है। तो लोहा में जो जंग लगता है, देखिए आप लोहा को कहीं बाहर छोड़ दीजिए तो वहां पर जंग लग जाता है, तो वो किसके कारण हो पाता है, तो ऑक्सीजन के कारण। यानी कि ऑक्सीजन लोहा में आके जुड़ गया, रिएक्शन करके जंग बना दिया, और धीरे धीरे वो जो लोहा है वो बर्बाद होने लगता है, क्षय होने लगता है। ठीक है, और भोजन का विषाक्तन, यानी कि इसी हवा की वजह से ही भोजन जो है वो जहर बन जाता है। यानी कि कोई भी भोजन है जिसको आप 2 दिन 3 दिन बिना गर्म किए हुए रखिए कहीं पे खुला जगह में, तो वो ऑक्सीजन के कारण क्या होगा, वो ऑक्सीजन के कारण वो पहले तो थोड़ा थोड़ा महकने लगेगा, बदबू करने लगेगा, फिर धीरे धीरे वो जहर बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि भोजन का जो विषाक्तन होता है, फूड पॉइजनिंग जो होता है, वो भी हवा के कारण होता है। तो हवा कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए फायदे भी है, तो कहीं ना कहीं घाटा भी है। हर चीज का 2 पहलू होता है, एक अच्छा एक बुरा, तो उसी तरीके से हवा भी है, लेकिन हम लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर एक पल नहीं मिला तो हम लोग खत्म। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रियाएं, सबसे पहले है भोजन का पचना, दूसरा है जंग लगना जिसको बोलते हैं रस्टिंग, तीसरा है भोजन का विषाक्तन जो कि हमने बताया जहर वाला यानी कि फूड पॉइजन, चौथा है दलहन का जलना यानी कि इनकम्बशन प्रोसेस यानी कि जो आग जलता है। ठीक है, अब एक एक करके इसको देखते हैं डेफिनेशन को, और आपके एग्जाम में आता है इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे
और हो सके तो कॉपी कलम निकाल करके नोट जरूर करेंगे। इसी बात पर वीडियो को जो लाइक नहीं किए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त। प्लीज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कीजिए यार। बहुत मजे के साथ हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, पढ़ाते हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं, जिनमें पहला है वो है भोजन का पचना। अब देखिए, आमाशय में भोजन का उपापचय क्रिया के लिए ऑक्सीजन का मौजूद होना अति आवश्यक है। यानी कि उपापचय क्रिया का मतलब सिंपली समझिए कि हमारे पेट में, आमाशय का मतलब पेट, तो हमारे पेट में भोजन को पचने के लिए ऑक्सीजन का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जटिल कार्बनिक अणु ऑक्सीजन के कारण सरल एवं छोटे अकार्बनिक अणुओं में विखंडित हो जाते हैं। कहने का मतलब है, जो हम लोग गोटा गोटा कोई चीज़ खा लेते हैं या फिर कोई भी चीज़ को पचने के लिए, है ना, कोई भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़े में बंटने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है ना। हम लोग जैसे चावल है पूरा खाते हैं, चबा के थोड़ा बहुत खाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा में बदल जाता है, बिल्कुल अलग तरीके से बन जाता है। ये किसके कारण होता है? ये ऑक्सीजन के कारण। तो आमाशय में भोजन के पाचन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जटिल कार्बनिक अणु ऑक्सीजन के कारण ही सरल एवं छोटे कार्बनिक अणुओं में विखंडित हो जाती है। दूसरा है जंग लगना, जिसको बोलते हैं रस्टिंग, जिसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग। तो किसी धातु को या लोहे को जलवाष्प की उपस्थिति में खुले वातावरण में छोड़ देने से वह धातु ऑक्सीजन से संयोग कर जंग का निर्माण करती है। अभी हमने बताया, कोई भी धातु को या फिर कोई भी लोहे को अगर आप खुले वायु में छोड़ देंगे या फिर आप खुले वायुमंडल में छोड़ देंगे, है ना, तो क्या होगा कि वो जो वातावरण में जो भी वाष्प होता है, यानी कि जो भी ऑक्सीजन होता है, उससे क्या होता है, वो जो धातु है, वो जो लोहा है, वो रिएक्शन करने लगता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और जब रिएक्शन करने लगता है तो फिर संयोग होकर के ये लोग बनाता है जंग, और ये जंग बहुत खतरनाक होता है, जिससे क्या होता है, वो लोहे जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है ना। और मैंने आपको रिएक्शन बताया Fe+O2, यानी कि Fe का मतलब होता है आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएगा तो उस वक्त में बनेगा Fe2O3, और ये क्या है? ये है जंग। ये क्या है? जंग। तो जब भी ऑक्सीजन और लोहा मिलता है तो एक जंग का निर्माण होता है, और एक किसकी उपस्थिति में? तो ये जल और वेपर। कहने का मतलब है कि हम सब लोग जानते हैं कि वाष्प जो है वो पूरे वायुमंडल में थोड़ा थोड़ा करके उड़ते रहता है ना, वाष्प हमेशा उड़ते रहता है। धीरे धीरे पानी गर्म होती है तो वो जो वाष्प है वो धीरे धीरे बन के ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाने के बाद बादल बनता है, फिर बादल के फिर बरसता है ना। तो ये आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि ये जो जंग लगना है वो ऑक्सीजन से जब भी कोई लोहा रिएक्शन करता है, विक्रिया करता है, तो जंग का निर्माण होता है। अगला है भोजन का विषाक्तन। हमने आपको बताया था भोजन का विषाक्तन के बारे में कि खुले बर्तन में भोजन को रखने से वह भोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग कर विषयुक्त भोजन का निर्माण कर लेता है ना। सिंपली कोई भी अगर बर्तन को या कोई भी चावल को, कोई भी खाना को, कोई भी भोजन को अगर आप खुले हवा में छोड़ देंगे तो फिर वो हवा के साथ रिएक्शन करके एक दिन तो आपको अच्छा लगेगा या कुछ घंटा अच्छा लगेगा या एक दिन अच्छा लगेगा, लेकिन एक दिन के बाद आप थोड़ा थोड़ा महकने लगेगा और कुछ दिन के बाद वो जहर में बदल जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है? विषयुक्त भोजन का निर्माण कर लेता है, किसके साथ? हवा के संपर्क में आने के बाद, ठीक है। अगला है दलहन का जलना, जिसको बोलते हैं इनकम्बशन प्रोसेस। तो कोई भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना अति आवश्यक है, क्योंकि इन दहन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन पोषक तत्व है। मैंने क्या कहा कि कोई भी चीज़ों को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पोषक तत्व है। वो क्या है? दहन प्रक्रिया के लिए एक पोषक तत्व है। कौन? ऑक्सीजन। याद रखिएगा, ऑक्सीजन जो है वो दहन प्रक्रिया के लिए पोषक तत्व है, इसके बिना दहन नहीं हो सकता। अगर ऑक्सीजन ना हो तो दलहन बिल्कुल भी नहीं जलेगी, यानी कि जो आग है, जो जलावन है, वो बिल्कुल भी नहीं जलेगी। किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब जो अगला है हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो आएगा आपका पार्ट 4 आएगा, है ना। तो पार्ट 4 में हम लोग दहन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कंबशन के बारे में। और कंबशन के बारे में पढ़ेंगे, ये दहन 4 प्रकार का होता है: द्रुत दहन, स्वतः दहन, मंद दहन, विस्फोटक दहन। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। फिर दहन के पोषक तथा अपोषक पदार्थ के बारे में छोटा सा टॉपिक है, इसको खत्म करने के बाद फिर दहन के लिए जो भी शर्तें हैं उनको देखेंगे, ठीक है। उनके बाद फिर मोमबत्ती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको फिगर बनाने के लिए दे दिया जाता है कि मोमबत्ती का फिगर बनाएं, और आपको लॉन्ग क्वेश्चन में यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछ दिया जाता है। तो इसको हम लोग आगे आने वाले पार्ट में एक एक करके देखेंगे। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सिर्फ लाइक ना करें, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने
भाइयों को, अपने दोस्त को और बताएं उनको कि यहाँ पर भी जो है बहुत ही मज़े के साथ 10th की पूरी तैयारी होती है। थैंक यू सो मच। इस तरह का प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मज़ा आया आप लोगों को? मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है।